जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। ना सिर्फ अपना ख्याल रख रहे होंगे बल्कि अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रख रहे होंगे, अपने तमाम टॉपिक्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। क्योंकि बहरहाल हर वक्त में, हर दौर में एक अच्छे फार्मासिस्ट की और अच्छे फार्मेसी टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है, ताकि हम अपने हेल्थ केयर सेक्टर में एक वैल्यूएबल इजाफा साबित हो सके। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शराज। हमारा सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री और हम कार्बोहाइड्रेट्स के मुख्तलिफ साइकिल्स पढ़ रहे हैं। और हमने इसमें अभी तक पढ़ा एसिटाइल CoA का साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस का अमल हमने देखा था। और हम लोग हैरान हुए थे कि हमारे जिस्म में माइक्रो लेवल पे, सेलुलर लेवल पे किस कदर छोटे छोटे सादा से और कहीं पर पेचीदा से ऐसे ऐसे मुख्तलिफ रिएक्शंस हो रहे होते हैं जो इतना स्मूथ काम कर रहे होते हैं कि उससे हमें पता लगता है कि एनर्जी जनरेट हो रही है, कहाँ पे एनर्जी खर्च हो रही है, कहाँ पे एनर्जी जनरेट हो रही है, उनके एंड प्रोडक्ट क्या है, उनके स्टार्टिंग मालिक्यूल्स क्या है। और हमें इससे आइडिया होता है कि ये चूँकि माइक्रो लेवल के सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस हैं, और जब ये कन्वर्ट होते हैं, लिंक्ड होते हैं मैक्रो लेवल की चीज़ों के साथ, यानी कि बड़े लेवल पे जो प्रोसीजर्स होते हैं उनके साथ लिंक होते हैं, तभी एक इंसानी जिस्म या एक जानदार के जिस्म का निज़ाम काम कर रहा होता है। ग्लाइकोलिसिस पढ़ लिया, समझ लिया, स्टेप्स देख लिए, अंडरस्टैंड कर लिए। एसिटाइल CoA, ये हमने एक साइकिल पढ़ा, बेसिक चीज़ें हमने देख ली, अंडरस्टैंड कर लिया, थ्योरी पढ़ ली। अब आपने इसको याद किस तरीके से करना है वो आपको याद कराना मेरा काम है। हमने इसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स बनाने हैं, उसके जो अहम पॉइंट्स हैं हमने वो देखने हैं, समझने हैं। फिर इंशाल्लाह जब अल्लाह ताला की रहमत से हम लोग इकट्ठे होंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको इनकी मैंने प्रैक्टिस करानी है, और इस कदर अच्छे तरीके से इंशाल्लाह ये प्रैक्टिस होगी कि ये टॉपिक आपके लिए किसी किस्म का इशू नहीं होगा। फिंगर टिप्स पे आपको तमाम चीज़ें याद होंगी। हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की जानिब, और आज का लेक्चर है हमारा क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ, और इंट्रोडक्शन के साथ ही मैं आपको ये कह दूं कि हमारी तकरीबन 15 से 16 स्लाइड्स पर मुश्तमिल मुख्तसर सी स्लाइड्स हैं, सिंपल स्लाइड्स हैं, सिर्फ उसमें काम की बातें इकट्ठी की गई है। और आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि जब आप अपनी नोटबुक्स, अपनी कॉपी, पेंसिल साथ लेकर बैठे होंगे तो मैंने हर स्लाइड में से सिर्फ 2 लफ्ज़, 4 लफ्ज़ या एक लाइन आपको अंडरलाइन करा देनी है। मैं आपको हाईलाइट कर दूँगा, आपने सिर्फ वो नोट करनी है। डिटेल्स के लिए स्लाइड भी अवेलेबल है, आपके पास नोट्स भी अवेलेबल हैं, आपके पास रेफरेंस बुक्स भी अवेलेबल हैं। हम लोग पढ़ेंगे सब कुछ और हम याद करेंगे सिर्फ काम की बातें। लिहाजा ये 15-16 स्लाइड्स जब मुकम्मल करेंगे, आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन करेंगे तो मुमकिन है कि ये 6 या 7 लाइन या 8 लाइन पर मुश्तमिल आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आपने पहली फुर्सत में उसे ही याद करना है, क्योंकि दैट इज़ द सिंपलेस्ट वे टू मेमोराइज। डिटेल्स हमारे साथ होंगी और हम इसकी प्रैक्टिस वक्तन फ़वक्तन करते रहेंगे। ये हैंस एडोल्फ क्रेब, और चूंकि ये इसकी अचीवमेंट है कि जिस्म के अंदर जो क्रेब साइकिल था कार्बोहाइड्रेट का, इसको इसने आइडेंटिफाई किया और इसको पूरा स्टडी किया। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत अच्छा बायोकेमिस्ट था। एडोल्फ क्रेब, बायोकेमिस्ट, जर्मनी, बॉर्न इन जर्मनी, वर्कड इन ब्रिटेन। जर्मनी में पैदा हुए थे और इन्होंने काम किया था बरतानिया में, और उन्होंने ये डिस्कवर किया क्रेब साइकिल 1937 में। और एक ऑनर के तौर पे, एक रिस्पेक्ट के तौर पे, जो साइंटिस्ट होता है जिस चीज़ को डिस्कवर करता है तो उसके नाम को ज़िंदा रखने के लिए वो साइकिल या वो प्रोसेस, वो केमिकल रिएक्शन, वो उनके नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको एक ऑनर दिया जाता है। His discovery in 1937 of the Krebs cycle of chemical reactions was critical to the understanding of the cell metabolism. सेल मेटाबॉलिज्म एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर का नाम है। मेटाबॉलिज्म एक सिर्फ एक अमल का नाम नहीं है, बल्कि लातादाद अमल का नाम है जो कि आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, मिले हुए होते हैं। और कोई एक भी साइकिल अगर बीच में से डिस्टर्ब हो जाता है तो पूरी चेन ऑफ साइकिल्स जो कि मुख्तलिफ सीरीज़ पर मुश्तमिल होती है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है। एंड अर्नड हिम इन 1953 नोबेल प्राइज़ फॉर द फिजियोलॉजी ऑफ द मेडिसन। ये इस कदर बड़ी अचीवमेंट थी कि उनको नोबेल प्राइज़, जो कि एक बहुत ही ऑनरेबल, एक रिस्पेक्टेबल एक इनाम है जो कि उस साइंटिस्ट को दिया जाता है, किसी भी साइंटिस्ट को दिया जाता है जो कि बहुत अच्छी अचीवमेंट
इंसानियत की फलाह के लिए हासिल करें और वो रहती दुनिया तक उनका नाम ज़िंदा रहता है। ये तो था इंट्रोडक्शन उस साइंटिस्ट का, उस ग्रेट बायोकेमिस्ट का जिसने मेहनत की, रिसर्च की, तहकीक की और इस प्रोसीजर को दुनिया के सामने ले आए। अंदाज़ा करें कि एक इतना पेचीदा सा साइकिल को कितना अरसा लगा होगा और कितना फाइनेंस लगा होगा, इसकी रिसर्च में कितने लैब के इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल हुए होंगे, कितने ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल हुए होंगे, तब जाके इन्होंने एक शॉर्ट सी सूरत में, एक चेन ऑफ रिएक्शंस की सूरत में हमारे सामने क्रेब्स साइकिल को प्रेजेंट किया। हमारी आज की प्रेजेंटेशन सिंपल स्टेप्स पे मुश्तमिल है। हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे जब मैं उसमें से कुछ याद करने वाली चीज़ें आइडेंटिफाई करके आपको हाईलाइट करके आपको लिखवाता रहूँगा साथ साथ। बच्चों हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। क्रेब्स साइकिल है क्या? द क्रेब्स साइकिल रेफर्स टू अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस यानी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस पर मुश्तमिल क्रेब्स साइकिल है। ये पैदा क्या कर रहा है? एंड रिजल्ट क्या है इसका? कार्बन डाइऑक्साइड है और एटीपी यानी एनर्जी जनरेट हो रही है। अ कंपाउंड रिच इन एनर्जी, एटीपी इज़ अ कंपाउंड दैट इज़ रिच इन एनर्जी, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और बेसिकली हमारी बॉडी को तमाम साइकिल्स के नतीजे में एनर्जी ही चाहिए होती है। यहीं से समझ आता है कि दो साइकिल्स हमने पहले पढ़े और ये हमारा साइकिल है। जब इनका एंड होता है तो एटीपी पैदा होती है, जब एटीपी पैदा होती है तो बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो सादा से एक क्वेश्चन, सिंपल से एक चीज़ हाईलाइट हो गई कि कार्बोहाइड्रेट्स के इस्तेमाल से मुख्तलिफ रिएक्शन से एनर्जी पैदा होती है। द क्रिएटेड कंपाउंड देन गोज थ्रू द सीरीज ऑफ चेंजेस दैट प्रोड्यूस एनर्जी, और इनके जो एंड रिजल्ट आते हैं वो अगले बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में चेन में प्रीकर्सर के तौर पे काम करते हैं, स्टार्टर मॉलिक्यूल के तौर पे काम करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस से पायरुवेट पैदा हुआ, पायरुवेट से हम एसिटाइल को ए वाले साइकिल में एंटर हो गए और हम फिर एसिटाइल को ए से मुख्तलिफ साइकिल्स में दाखिल होते हैं। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कार्बोहाइड्रेट्स के डिफरेंट साइकिल्स का। बच्चों पहला स्टेप बहुत सिंपल है, स्ट्रक्चर्स के साथ दिया गया है। अभी आपने इस मौके पे पहली स्लाइड में सिर्फ अपना एक माइंड बनाना है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेनी है। बहुत ज़्यादा जल्दी रश नहीं कर रहा है इसको याद करने में। अंडरस्टैंडिंग ले लें, समझ ले लें, याद करने के लिए पर हमारे पास टाइम है। हमारे पास जब प्रैक्टिस करेंगे, हम इसके टेस्ट लेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर कर पाएंगे। पहले स्टेप में आप देख रहे हैं स्टेप नंबर 1। हम इसको यहाँ से शुरू करते हैं। हमारे पास था केमिकल ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट हुआ साइट्रेट में। अगले स्टेप में साइट्रेट चेंज हो रहा है आइसोसाइट्रेट में, आइसोसाइट्रेट चेंज हो रहा है अल्फा कीटो ग्लूटारेट, और अल्फा कीटो ग्लूटारेट चेंज हुआ इस प्रोडक्ट में एस को ए, जिसको आप पहले पढ़ चुके, हमने नाम दिया सक्सिनाइल को ए। इसी से रिलेटेड अगला प्रोडक्ट जो तैयार हुआ वो सक्सिनेट था। सक्सिनेट चेंज हुआ फ्यूमरेट में, फ्यूमरेट चेंज हुआ मेलेट में, और मेलेट चेंज हुआ ऑक्सैलो एसीटेट में। इसी तरह ये साइकिल जो है वो रनिंग में रहता है। और हमने रिज़ल्ट इसका देखा था पहली स्लाइड्स में कि हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और एटीपी। एटीपी आपकी बॉडी की एनर्जी की जान है। एटीपी एक रिच इन द पावर है। एटीपी हमारे जिस्म में जनरेट हो रही है, कैलोरी हमारे जिस्म में जनरेट हो रही है, और एज अ रिज़ल्ट हमारे जिस्म को इतनी एनर्जी मिलती है कि हम अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, अंडरस्टैंडिंग सिंपल रखनी है। अभी सिर्फ समझना है कि केमिकल साइट्रेट है, आइसो में चेंज हुआ, अल्फा में चेंज हुआ, सक्सिनाइल को ए में चेंज हुआ, सक्सिनेट में हुआ, फ्यूमरेट में चेंज हुआ, मेलेट में हुआ, ऑक्सैलो एसीटेट में हुआ, और ये सर्कल इसी तरह से चलता रहता है। स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस हम करेंगे साथ साथ। ये सारा प्रोसेस कहाँ हुआ? सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया की अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को यकीनन बहुत अच्छे से होगी। आप लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है कि हमारे जिस्म का जो पावर हाउस होता है, जहाँ पे एनर्जी स्टोर हो रही होती है, एनर्जी की प्रोडक्शन के जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं सेलुलर लेवल पे, वो एक सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का, इंसानी जिस्म का पावर हाउस कहा जाता है। जैसे अगर हम वापडा की मिसाल लें, नेशनल लेवल पे, सूबाई लेवल पे, तो इनके ग्रिड स्टेशन होते हैं, इनके पावर हाउसेस होते हैं। पावर हाउसेस में बिजली बनती है, बिजली बनने के बाद वो ट्रांसमिशन लाइंस के ज़रिए मुख्तलिफ जगहों पे ट्रांसमिट हो रही होती है, ट्रांसफ़र हो रही होती है। तो हर जगह मुख्तलिफ सूबे, मुख्तलिफ जगह, मुख्तलिफ शहर, मुख्तलिफ इलाके, मुख्तलिफ कस्बे, जहाँ जहाँ
जो इलेक्ट्रिसिटी पोल्स लगे हुए होते हैं, ट्रांसफार्मर लगे हुए होते हैं, वहाँ पे एक फिक्स तादाद में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही होती है। अब जब सप्लाई हो रही होती है दिस मीन कि उसकी कुछ डिमांड भी होती है। हर जगह की अपनी डिमांड होती है, कहीं हाई वोल्टेज चाहिए हुई होती है और कहीं पे वोल्टेज थोड़ी चाहिए हुई होती है। लिहाजा ये डिमांड सारी कहाँ जाती है, पावर हाउस में जाती है। पावर हाउस चूँकि एक पावर हाउस है, एनर्जी का रेजरवायर है, एनर्जी का ज़ख़ीरा है, पावर का ज़ख़ीरा है, बहुत बड़े लेवल पे उसमें ये ज़ख़ीरा मौजूद होता है। वो ऑन डिमांड मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ जहाँ से जितनी जितनी डिमांड आती है वो सप्लाई उसकी वापडा के माइटोकॉन्ड्रिया से जा रही होती है। हमारे जिस्म में हमें हमारे माइटोकॉन्ड्रिया से जा रही होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम बॉडी का सेल का पावर हाउस कहते हैं, हम इसको अपने बॉडी का वापडा भी कहते हैं। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ये उसकी इंटरनल मेम्ब्रेन है, ये उसकी आउटर मेम्ब्रेन है। क्रिस्टा नाम का ये फ्लूइड जो है, ये क्रिस्टा आपने देखा है कि ये इस तरह की जो सर्कुलर डायरेक्शंस बनी हुई है, इनको क्रिस्टा बोला। इसके अंदर जो लिक्विड है फ्लूइड, ये आपको नीले रंग का फ्लूइड नज़र आ रहा है, इसको मैट्रिक्स का नाम दिया। ये एक आइडिया था कि क्रेब्स साइकिल हमारा कहाँ परफॉर्म हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। बच्चों क्रेब्स साइकिल करता क्या है, फंक्शन क्या है, टू सप्लाई द थर्ड स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन विद द इलेक्ट्रॉन। थर्ड स्टेज, 2 स्टेजेस हमने देख चुके हैं, हम थर्ड स्टेज पे हैं। एंड रिजल्ट इसका मैं पहले आपको बता दूं, NADH के 3 मॉलिक्यूल पैदा हुए, FADH, फ्लेविन, एडिनोसाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, एक मॉलिक्यूल पैदा हुआ और एक ATP इससे पैदा होता है। ये हमने फंक्शन बताया आपको क्रेब्स साइकिल का कि क्रेब्स साइकिल के होने के नतीजे में हमें ये चीज़ें हासिल होती हैं। कैसे हासिल होती हैं, अब इनकी डिटेल्स हम मुख्तलिफ स्लाइड्स के ज़रिए मालूम करने की कोशिश करते हैं। जी, स्टेप वन को हम पहले रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसमें से हाईलाइट करूंगा। आपने बड़े अच्छे तरीके से नोट कर लेना है, एक शॉर्ट सी समरी साथ साथ बनाते रहना है ताकि आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी इसको याद करने में। द एसिटिक एसिड यूनिट, द एसिटिक एसिड सब यूनिट ऑफ एसिटाइल को ए। एसिटाइल को ए आपको अंडरस्टैंडिंग है, सेकेंड साइकिल में एसिटाइल को ए का हमने साइकिल पढ़ा था। कंबाइंड विद द ऑक्सैलोएसीटेट टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ द साइट्रेट। ये आपकी शॉर्ट सी समरी 1 लाइनर जो आपकी नोटेबल है वो आपने याद करना है। आपने क्या याद करना है कि ऑक्सैलोएसीटेट इन्वॉल्व था और हमने साइट्रेट बनाया, दैट्स ऑल। ऑक्सैलोएसीटेट की इन्वॉल्वमेंट से हमने साइट्रेट प्रोड्यूस किया। डिटेल्स आपने समझनी है, याद आपने ये पहली लाइन करनी है कि एसिटाइल को ए कंबाइन हुआ, एसिटिक एसिड सब यूनिट ऑफ द एसिटाइल को ए कंबाइन हुआ ऑक्सैलोएसीटेट के साथ और हमारे पास हासिल हुआ साइट्रेट। द एसिटाइल को एंजाइम ए एक्ट्स ओनली एज अ ट्रांसपोर्टर ऑफ एसिटिक एसिड फ्रॉम वन एंजाइम टू दी अनदर। को एंजाइम आपको पता है हेल्पर एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स की हेल्प करते हैं, ये हमारे दोस्त होते हैं, ये एंजाइम्स के दोस्त होते हैं। ये उनके फंक्शन में किसी किस्म का अगर कोई प्रॉब्लम आने लगे तो उसको इतना फैसिलिटेट करते हैं कि उसकी राह में कोई किसी किस्म की रुकावट खड़ी ना हो सके, प्रॉब्लम ना हो सके। तो एसिटाइल को एंजाइम एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टर ऑफ द एसिटिक एसिड, वो एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम में एसिटिक एसिड को कैरी कर रहा होता है। बच्चों नोट कर लें, पहला स्टेप ऑक्सैलोएसीटेट टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ साइट्रेट। ऑक्सैलोएसीटेट एक केमिकल है, इसकी इन्वॉल्वमेंट से हमने पहला स्टेप साइट्रेट मॉलिक्यूल बना लिया, राइट। चलते हैं सेकंड स्टेप, द सिट्रिक एसिड मॉलिक्यूल अंडरगोज एन आइसोमराइजेशन। स्टेप 2 आपका कंप्लीट हो गया। सिट्रिक एसिड मॉलिक्यूल अंडरगोन एन आइसोमराइजेशन, आप लिखे इसमें कि आइसोमीराइजेशन का प्रोसेस हुआ, दैट्स ऑल। आपकी डायरी में दूसरी लाइन जो लिखी गई वो सिर्फ ये लिखी गई, हाँ जी। अब मज़ीद इसकी डिटेल देख लेते हैं। A hydroxyl group and a hydrogen molecule are removed from the citrate structure in the form of water। जब वाटर यहाँ से निकल गया तो लाजिम बात है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी निकल गया, हाइड्रोजन भी निकल गया, क्योंकि वाटर की कंपोजिशन में H2O 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी ये निकल गए। दिस मीन कि ये डिहाइड्रेशन का प्रोसेस है, डिहाइड्रेशन में भी वाटर निकल गया। ये इसकी डिटेल थी। द 2 कार्बन फॉर्म अ डबल बॉन्ड until the water molecule is added back, thus आइसोसाइट्रेट इज फॉर्म्ड। जी जनाब, आइसोमराइजेशन का प्रोसेस हुआ और साइट्रेट से आइसोसाइट्रेट नाम का एक प्रोडक्ट, एक केमिकल प्रोड्यूस हुआ। सेकंड स्टेप इज कंप्लीटेड। चलते हैं बच्चों तीसरे स्टेप की तरफ। इन दिस स्टेप द आइसोसाइट्रेट मॉलिक्यूल
जो कि सेकंड स्टेप में बना, इस ऑक्सीडाइज्ड बाय ए NAD मॉलिक्यूल। आपका स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आपको मालूम हो गया कि आइसोसाइट्रेट बना था, उसकी ऑक्सीडेशन हो गई। ऑक्सीडेशन किसने की? NAD ने की। NAD जैसे कोएंजाइम को मैंने कहा कि हमारे दोस्त होते हैं, ये बॉडी के दोस्त होते हैं, इसी तरह मैं आपको ये कहूँगा कि NAD और कोएंजाइम्स बॉडी के दोस्त हैं। अगर आपको ये टर्मिनोलॉजी याद करने में मुश्किल पेश आए तो आप पहले स्टेप पे इन्हें आवर फ्रेंड भी कह सकते हैं। यानी कि ये स्टेटमेंट क्या बनी कि इन दिस स्टेप द आइसोसाइट्रेट मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय आवर फ्रेंड मॉलिक्यूल। हमारे फ्रेंड मॉलिक्यूल की मदद से आइसोसाइट्रेट की ऑक्सीडेशन हुई। डिटेल्स जी बिल्कुल हम देखते हैं। द NAD मॉलिक्यूल इज रिड्यूस्ड बाय द हाइड्रोजन एटम। आपको पता है हाइड्रोजन जब ऐड होता है तो उसको रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं, ऑक्सीजन जब ऐड होता है तो हम उसे ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। The NAD binds with the hydrogen atom and carries off the other hydrogen atom leaving a carbonyl group। कार्बोनाइल ग्रुप को खाली छोड़ दिया। अब कार्बन को उसने खाली छोड़ दिया। कार्बोनाइल ग्रुप वो कार्बन होता है जो कि खाली होता है। अब वो रेडी है किसी भी दूसरे ग्रुप के साथ बॉन्डिंग के लिए। यानी पहले के कार्बन जो था वो पैक था, उसकी बॉन्डिंग, उसकी कोवेलेंसी या उसकी आयोनिसिटी बाउंड थी, उसके पास स्पेस ही ऐसी नहीं थी कि वो बॉन्ड को डेवलप कर पाता। लेकिन कुछ रिएक्शंस हो गए, कार्बन जो है वो फ्री हो गया। अब वो फ्री हो गया तो वो किसी भी दूसरे ग्रुप के साथ बॉन्डिंग के लिए फ्री है। अब उसके साथ कोई भी केमिकल रिएक्शन हो सकता है। दिस स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल। जो स्ट्रक्चर बना वो अनस्टेबल है, ब्रेकेबल है, पायदारी उसमें नहीं है। सो अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड क्रिएटिंग अल्फा कीटो ग्लूटारेट। स्टेप नंबर 3 में क्या चीज़ बनी? कीटो ग्लूटारेट। नोटेबल चीज़, थर्ड स्टेप, आइसोसाइट्रेट मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन हुई बाय अवर फ्रेंड मॉलिक्यूल और हमारे पास क्या बना? अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ठीक है बच्चों, हम चलते हैं अब स्टेप नंबर 4 में। इन दिस स्टेप आवर फ्रेंड कोएंजाइम ए। देखा उसने स्टेटमेंट भी वही यूज़ की जैसे हम कह रहे हैं कि NAD और कोएंजाइम। साथ साथ मैं आपको याददाश्त के लिए एक रिमाइंडर या जो हम पढ़ चुके हैं वो मैं आपको बताता चलूँ कि NAD, NADPH, NADP हमारे सेल्स को ज़िंदा रखने में ये फैसला करते हैं कि सेल ज़िंदा रहेगा या मर जाएगा। क्योंकि इनके अपने प्रॉब्लम्स, अगर कोई एबनॉर्मेलिटी, अगर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई तो सेलुलर डेथ हो जाएगी। तो इनका रेगुलेशन, इनका प्रॉपर फंक्शनिंग करना, इनका अपने नॉर्मल तरीके से प्रोसीजर्स को कैरी करना बहुत ज़रूरी होता है। इन केस ऑफ एनी एबनॉर्मेलिटी दे विल बी डिस्टर्ब एंड बाय द एक्शन ऑफ दिस डिस्टर्बेंस द सेलुलर डेथ और सेलुलर एबनॉर्मेलिटी कैन बी कैरिड आउट। और जब ये प्रॉब्लम हो तो पूरा का पूरा सीक्वेंस होता है साइकिल का, यकीनन डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्बेंस कैसे कि एक गाड़ी अगर ट्रैवल कर रही है मुल्तान से लाहौर की तरफ या किसी डेस्टिनेशन मंजिल की तरफ, रास्ते में खुदा न खास्ता उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी पंक्चर हो जाती है, कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, गाड़ी की मशीनरी में अगर फॉल्ट आ जाती है तो पूरा का पूरा सफ़र डिस्टर्ब हो जाता है। उस वक्त तक डिस्टर्ब हो जाता है जब तक वो प्रॉब्लम्स उसकी रिजॉल्व या उसकी टेक्निकल चीज़ों को रिजॉल्व ना कर लिया जाए। सेम इज़ हैपनिंग विद द NAD, NADH एंड लाइक अदर कंपाउंड्स। इसी तरह के दूसरे कंपाउंड्स के साथ कीटो ग्लूटारेट। इन दिस स्टेप आवर फ्रेंड कोएंजाइम ए, हमारा एक हेल्पर एंजाइम आ गया कोएंजाइम ए returns to the oxidize the alpha glutarate molecule. A molecule of NAD is reduced again to form the NADH and leaves with another hydrogen. इसकी मज़ीद डिटेल्स, दिस instability causes a carbonyl group to be released as a carbon dioxide and thioester bond is formed in its place between the former alpha ketoglutarate and coenzyme A to create a molecule of succinyl coenzyme A complex। लिख लीजिए, आपका स्टेप नंबर 4 है। स्टेप नंबर 4 में आपने सिर्फ मेंशन करना है कि इस स्टेप पे हमें जो हासिल हुआ
केमिकल प्रोडक्ट, वो होता सक्सिनाइल को ए कॉम्प्लेक्स। एंड दैट्स ऑल, आपका स्टेप नंबर 4 कंप्लीट है। इसकी डिटेल्स हमने देख ली हैं कि इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रही है हमारे फ्रेंड कोएंजाइम ए की रिटर्न टू ऑक्सीडाइज द अल्फा कीटोग्लूटरेट मॉलिक्यूल, और इसमें NAD का मॉलिक्यूल जो था वो रिड्यूस हुआ, और जब रिड्यूस होता है तो हाइड्रोजन ऐड हो जाती है एंड लीव्स विद अनदर हाइड्रोजन। ये इंस्टेबिलिटी कॉज कर रहा है कार्बोनाइल ग्रुप को, और इसकी इंस्टेबिलिटी से ये हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रही है, एस्टर बॉन्ड जो है वो बन रहा है, और एंड रिजल्ट जो आपने लिखा कि सक्सिनाइल को ए कॉम्प्लेक्स इसमें बन रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 4 स्टेप आपने 4 लाइनों की सूरत में लिख लिए होंगे। स्टेप 1 आपने लिख लिया, इसमें हमने प्रोडक्ट अपना साइकिल शुरू कहाँ से किया। स्टेप नंबर 2 का आपने प्रोडक्ट लिख लिया, स्टेप नंबर 3 का प्रोडक्ट लिख लिया, स्टेप नंबर 4 का प्रोडक्ट लिख लिया। स्टेप नंबर 4, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कॉम्प्लेक्स। ठीक है बच्चों। स्टेप नंबर 5 में हम देखते हैं कि मज़ीद क्या होने वाला है। वाटर मॉलिक्यूल शेड इट्स हाइड्रोजन, पानी का जो मॉलिक्यूल था उसने अपना हाइड्रोजन ड्रॉप कर दिया, और हमारे हेल्पर एंजाइम, हमारे दोस्त को एंजाइम को दे दिया। वाटर मॉलिक्यूल शेड्स इट्स हाइड्रोजन एटम टू द कोएंजाइम ए, देन अ फ्री फ्लोटिंग, एक तैरने वाला फ्री फॉस्फेट ग्रुप डिस्प्लेस कोएंजाइम ए, उसने कोएंजाइम ए को हटा के फॉस्फेट ने, फ्री फॉस्फेट था वो उसने जगह ले ली, एंड फॉर्म्स अ बॉन्ड विद द सक्सिनाइल कॉम्प्लेक्स। सक्सिनाइल कॉम्प्लेक्स हमने स्टेज 4 के एंड में देखा कि ये प्रोडक्ट बन रहा है। दिस फॉस्फेट इज देन ट्रांसफर्ड टू अ मॉलिक्यूल ऑफ GDP टू प्रोड्यूस एन एनर्जी मॉलिक्यूल ऑफ GTP। इट लीव्स बिहाइंड अ मॉलिक्यूल ऑफ सक्सिनेट, और ये आपके काम की चीज़ है लास्ट लाइन के स्टेप नंबर 5 में, इट लीव्स बिहाइंड अ मॉलिक्यूल ऑफ सक्सिनेट। क्या बना, क्या पैदा हुआ, क्या रिजल्ट निकला स्टेप नंबर 5 का, वो था सक्सिनेट की क्रिएशन। डिटेल्स आप देख चुके कि वाटर के मॉलिक्यूल ने हाइड्रोजन छोड़ दिया, फ्री कर दिया। शेड इट्स हाइड्रोजन एटम टू द कोएंजाइम ए, फिर क्या हुआ, फ्री फ्लोटिंग फॉस्फेट ग्रुप ने, एक फॉस्फेट ग्रुप ने कोएंजाइम को रिप्लेस कर दिया, सक्सिनाइल कॉम्प्लेक्स के साथ अपना बॉन्ड डेवलप किया, GTP से हाई एनर्जी मॉलिक्यूल GT पैदा हुआ, और हमारे पास सक्सिनेट आ गया। स्टेप नंबर 6, अब हम जा रहे हैं क्लोजिंग की तरफ। हमारे तकरीबन स्टेप्स अब 1 या 2 स्लाइड्स तक मुश्तमिल है। क्लोजिंग के बाद हमें देखेंगे कि हम इस क्रैप साइकिल का एंड रिजल्ट हमें क्या मिला, हमें फ़ायदा क्या हुआ। स्टेप नंबर 6 यानी आपकी लाइन नंबर 6 या आपका वर्ड नंबर 6 वो ये है, इन दिस स्टेप सक्सिनेट की ऑक्सीडेशन होगी। सक्सिनेट स्टेप नंबर 5 के आखिर में बना, इसकी ऑक्सीडेशन की फैट, फ्लेविन, एडेनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड। आपने NAD और NADH का थोड़ा सा आइडिया ले लिया कि सेलुलर रेस्पिरेशन में इनका रोल क्या होता है। फ्लेविन, एडिनोसिन, डाइन्यूक्लियोटाइड हमारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस के हेल्पर्स होते हैं, हमारे एंजाइम्स के हेल्पर्स होते हैं। ये फंक्शन करेंगे तो एंजाइम्स काम करेंगे, ये फंक्शन नहीं करेंगे तो एंजाइम्स के फंक्शन डिस्टर्ब हो गए। The FAD removes 2 hydrogen atoms from the succinate and forces a double bond to form between the 2 carbon atoms, then creating fumarate. Closing. Note down. Step number 6, एरो आपका स्टॉप हो गया फ्यूमरेट पे। स्टेप नंबर 6 एंड प्रोडक्ट फ्यूमरेट। आपने पूरे स्टेप नंबर 6 पे सिर्फ मेंशन करना है कि FAD की इन्वॉल्वमेंट से फ्यूमरेट बना। डिटेल्स आप लोग देखेंगे और आपने अभी समझा इसको कि इस स्टेप में सक्सिनेट जो कि एंड प्रोडक्ट था स्टेप नंबर 5 का, उसकी ऑक्सीडेशन हुई। ऑक्सीडेशन किसने की? FAD ने की। FAD हमारा एंजाइमेटिक हेल्पर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। इन्होंने हाइड्रोजन के 2 एटम्स को रिमूव किया एंड प्रोडक्ट सक्सिनेट से और डबल बॉन्ड एक बनाया 2 कार्बन्स के दरमियान और फ्यूमरेट बना। स्टेप नंबर 6 की क्लोजिंग,
फ्यूमोरेट की प्रोडक्शन, दैट्स ऑल, सो सिंपल। आपकी लाइन नंबर 6 ख़त्म हुई फ्यूमोरेट की प्रोडक्शन पे। आपने सिर्फ लिखना है कि स्टेप नंबर 6, फ्यूमोरेट इज़ क्रिएटेड with the help of FAD. That's all. Closing. We are going to the next step. That is step number 7. An enzyme adds water to the fumarate molecules to the malate. Fumarate बन चुका। अब fumarate के साथ क्या हो रहा है? वाटर, एक एंजाइम ने वाटर को ऐड कर दिया फ्यूमरेट से। इसका मतलब है कि फ्यूमरेट में वाटर को ऐड करें तो फ्यूमरेट से मेलेट बन जाता है। सो सिंपल। यहाँ तक आके आपके नोट्स मुकम्मल हो गए, आपकी याद करने वाली लाइन मुकम्मल हो गई। द मेलेट इज़ क्रिएटेड बाय एडिंग वन हाइड्रोजन एटम टू अ कार्बन एटम एंड देन एडिंग अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू द कार्बन नेक्स्ट टू द टर्मिनल कार्बोनाइल ग्रुप। टर्मिनल कार्बोनाइल ग्रुप, टर्मिनल कहते हैं स्टार्टर को, कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं जो कि कार्बन का वो एटम जो कि रेडी टू बी किसी भी रिएक्शन, रेडी टू बी बॉन्डिंग, रेडी टू बी एनी रिएक्शन, इसके साथ कुछ भी होने वाला है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज़ की सूरत में हो, चाहे वो इसकी बॉन्डिंग की सूरत में हो, चाहे इसकी बॉन्डिंग मुकम्मल नहीं है तो कोई सा भी ग्रुप इसमें ऐड हो सकता है। ये कोई सा भी ग्रुप, मैंने एक जनरल टर्म यूज़ की है, एक्चुअली वो कोई सा ग्रुप भी नहीं होता, वो कोई स्पेसिफिक कोई मखसूस ग्रुप होता है, क्योंकि अगर कोई सा भी ग्रुप ऐड हो जाए तो सारे साइकिल का सीक्वेंस चेंज हो जाता है। मखसूस ग्रुप्स कार्बोनाइल ग्रुप के साथ ऐड होते हैं, रिएक्शन होते हैं, हाइड्रोजन ऐड हो रही है निकल रही है, वाटर ऐड हो रहा है निकल रहा है, या कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रही है निकल रही है, एंड दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन, सो ऑन, ये आगे चल रहा है। स्टेप नंबर 7 आपने नोट किया, फ्यूमरेट में वाटर ऐड हुआ विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम एंड मेलेट बना, दैट्स ऑल। आपकी याद करने वाली लाइन यहाँ तक मुकम्मल हो गई। ठीक है, डिटेल्स हम एक दफ़ा फिर इसको रिव्यू कर लेते हैं। द मेलेट इज़ क्रिएटेड बाय एडिंग, जमा हुआ वन हाइड्रोजन एटम टू द कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम के साथ कार्बन एटम के साथ एक हाइड्रोजन एटम ऐड हुआ और फिर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी ऐड हुआ टू द कार्बन ऑफ नेक्स्ट टू द टर्मिनल कार्बोनाइल ग्रुप। अगला कार्बोनाइल ग्रुप जो कि रेडी टू बी बॉन्डिंग था, वहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हुआ। आपका स्टेप नंबर 7 फिनिश हो गया, आपने नोट डाउन कर लिया, आपने इसको समझ लिया। क्लोजिंग करते हैं हम अपने इसकी। स्टेप नंबर 8 फाइनल स्टेप, आपका क्रेब्स साइकिल इसमें मुकम्मल होने वाला है और इसको रीड करते हैं, फिर इसकी एक शॉर्ट सी एक लाइन तैयार करते हैं आपके याद करने के लिए और फिर हम अपने टॉपिक को क्लोज करते हैं। दिस इज द फाइनल स्टेप, द मेलेट मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय NAD मॉलिक्यूल। जी आप इसको नोट कीजिए। फाइनल स्टेप में ये हुआ, मेलेट मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड, इस मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन हुई और ऑक्सीडेशन किसने की, विद द हेल्प ऑफ NAD मॉलिक्यूल। NAD हमारा हेल्पर टू द एंजाइम है, ये एक केमिकल है, एंजाइम्स की हेल्प कर रहा है। द कार्बन दैट कैरिड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ऐसा कार्बन जिसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक अटैच था, वो कन्वर्ट हो गया कार्बोनाइल ग्रुप में। कार्बोनाइल ग्रुप अब रेडी हो गया एक नए काम के लिए। एंड प्रोडक्ट इज ऑक्सैलो एसीटेट, बस आपका काम यहाँ तक मुकम्मल हो गया। आपने लिखा कि हमारे पास एंड प्रोडक्ट ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है, आपकी 8वीं लाइन मुकम्मल हो गई, आपकी क्रेब्स साइकिल मुकम्मल हो गया। अब आपके लिए याद करना बड़ा आसान हो गया कि स्टेप ए में हमने कहाँ से शुरू की कहानी और स्टेप नंबर 8 में हमने ऑक्सैलो एसीटेट बना लिया। आपको याद करना, आपकी 8 लाइन, आपके नोट्स, आपकी जो मैंने इंस्ट्रक्शन दी आपको समझाया कि किस तरीके से इसको फॉलो करने हैं, वो चीज़ यहाँ पे ऑक्सैलो एसीटेट पे कंप्लीट हो गया। विच कैन देन कंबाइन विद द एसिटाइल को एक एंजाइम एंड बिगिन द क्रेब्स साइकिल ऑल ओवर द अगेन। ये साइकिल रनिंग वाला है, ये साइकिल इसी तरह चलता रहता है, ये जब तक उस वक्त तक चलता रहता है जब तक इंसान के जिस्म में एनर्जी पैदा होती रहती है। इनकी डिस्टर्बेंस, इनकी डिस्ट्रक्शन या इनकी राह में कोई हर्डल क्रिएट करना, कोई प्रॉब्लम की जनरेशन के नतीजे में कोई प्रॉब्लम आएगा, दिस मीन कि दैट ऑर्गेनिज्म, दैट पर्सन और दैट ह्यूमन बॉडी, दैट जानदार is now going to suffer from any complicated diseases in case कि जब इन साइकिल्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। बच्चों आज का सब्जेक्ट था क्रेब्स साइकिल।
अच्छे तरीके से आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लिया, आपको समझ आ गई कि असल ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आप इस टाइम सिर्फ ये देख लें कि ग्लाइकोलाइसिस का, एसिटाइल को ए का असल ऑब्जेक्टिव क्या थे, इनके मकसद क्या थे, तो आपको माइक्रो प्रोसेसेस की समझ आ जाती है कि ये हम पढ़ क्यों रहे हैं। हमारे जिस्म को एनर्जी चाहिए होती है और हमारे जिस्म में माइक्रो लेवल पे ये सारे प्रोसेसेस रन कर रहे होते हैं, ठीक है। और फिर हर चीज़ की अपनी एक डिटेल होती है। स्टेप नंबर 10 ग्लाइकोलाइसिस स्टेप 10 तक मुश्तमिल था। फिर मैंने कोशिश की एक बहुत अच्छी सी एक समरी बना के आपको सिर्फ 3 स्लाइड में शो करूँ कि एसिटाइल को ए का फंक्शन क्या हो सकता है। फिर हम आए थे हम क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल में हमने स्टार्ट की स्लाइड्स में देखा था कि इनका फंक्शन एक्चुअली होता क्या है। वो फंक्शन था, हमें NADH मिलता है 3 मॉलिक्यूल, हमें FADH2 मिलता है 1 मॉलिक्यूल। ये हमारे हेल्पर टू द एंजाइम्स होते हैं, हमारे एंजाइम्स की हेल्प कर रहे होते हैं। और आपने देखा इसमें एनर्जी जनरेशन भी है, हमें ATP भी मिला। दिस मीन कि ये ऐसा साइकिल है जिसमें एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही होती है। तो हमारा ये साइकिल कामयाब हुआ, हमें एनर्जी इसमें हासिल हुई। मुख्तसर सी एक समरी हम इसमें देख लेते हैं कि क्रेब्स साइकिल, आपको बहुत अच्छा एक आइडिया हो गया, आपने इसकी डिटेल्स भी देख ली, बहुत सारी चीज़ें आपने साथ साथ समझी, और बहुत सारी चीज़ें अभी आप मज़ीद भी समझेंगे जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे, डिस्कशन कर रहे होंगे कि साइट्रेट ऑक्सैलोएसीटेट से ये साइकिल स्टार्ट हुआ। साइट्रेट, आइसोसाइट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटरेट, सक्सिनाइल को ए, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मेलेट, देन वी आर गोइंग टू द ऑक्सैलोएसीटेट। और ये साइकिल इस तरह से मूव करते हुए अपने अख्ताम पर पहुंचा, और उसने हमें जो कुछ देना था वो उसने हमें दिया। टोटल एनर्जी हासिल वसूल हमने फंक्शंस में भी देखा था, और हम यहाँ भी देख रहे हैं कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ATP फ्रॉम ईच NADH। आपने ये ना ईच का लफ्ज़ फोकस करना है, ईच मीन सिंगल। जब आप 2 NADH करेंगे, जब 3 NADH करेंगे तो फिर आपकी रीडिंग्स आपके एंड प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएगा। तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP फ्रॉम ईच NADH एंड H+ प्रोड्यूस्ड कितना, 10 NADH हाइड्रोजन, 3 ATP मॉलिक्यूल्स। तो कितना रिजल्ट आया इसमें, इस कैलकुलेशन के हिसाब से, क्रेब्स साइकिल के हिसाब से 30 ATP मॉलिक्यूल्स जो थे। FADH, ईच FADH हमें दे रहा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। वो किस तरह से कि 2 FADH इंटू 2 ATP मॉलिक्यूल्स, 2 इंटू 2 4 ATP मॉलिक्यूल्स। हाँ, अब आप इसमें ये देखें कि कुछ जगहों पे हमने देखा था कि ऑक्सीजन, और कुछ जगहों पे हमने देखा था कि H+ यानी रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, वाटर भी बन रहा है। अच्छा, अब इन सारी चीज़ों को देखने के बाद इनकी टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ़ कोएंजाइम्स, नंबर ऑफ़ ATPs के बाद हमें ये मिला 34 ATP मॉलिक्यूल्स। स्टार्ट में आपने देखा 1 ATP, लेकिन जब हम देखेंगे कि FADH NAD को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनके टोटल डिजिट्स कैलकुलेट कर रहे हैं कि वो 1 की तादाद में है, 2 की तादाद में है, 3 की तादाद में है, या 4 की तादाद में है, उस हिसाब से नंबर ऑफ ATPs चेंज हो गए। और हमने समरी में देखा कि टोटल एनर्जी जो थी फंक्शन से हट के, टोटल एनर्जी एंड हुआ हमारा 34 ATP मॉलिक्यूल्स की जनरेशन हो गई। बच्चों, थैंक यू वेरी मच। यहाँ आज तक के लिए इतना काफ़ी था। क्रेब्स साइकिल आपने पढ़ लिया, समझ लिया, आपने उसका फंक्शन भी देख लिया, आपने ईच मॉलिक्यूल का हिसाब भी देख लिया, और आपने टोटल मॉलिक्यूल्स के हिसाब से भी एनर्जी कैलकुलेट करके देख ली। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे तरीके से पढ़ें, अपना फीडबैक शेयर करें, और अल्लाह पाक की रहमत से इंशाल्लाह हम बहुत जल्द मिलेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हम मज़ीद भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।